नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप मेरे बराबर की विंडो में जो चमकदार चेहरे को देख रहे हैं, हो सकता है आपने हिंदी वाले लोगों को कम उनको मिला हो उनसे राब्ता करने का मौका, लेकिन जो बंगाल को समझते हैं, बंगाल को जानते हैं, वो जानते हैं प्रिय बंधु मीडिया क्या है। और हमारे साथ जो बैठे हैं उनको कम से कम ये कहा जा सकता है कि चुनाव पर जिस तरह की नजर है वो ये बता रही है कि वो ये जानते हैं कि यहां से शुरू होगा बाकुंडा में क्या होने जा रहा है, मिदनापुर में क्या होने जा रहा है। तो हम स्वागत करते हैं सुधाशील जी घोष साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाशील जी हमारे इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अभी तो हम लोग जो काम करते हैं बंगाल में काम करते हैं, बंगालीज में ही काम करते हैं। तो पहले बात तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये मेरा मदर टंग नहीं है। वो थी था का प्रॉब्लम है बंगाली ग्रामर में, तो ये सारी चीज नहीं होता है। बट होपफुली आपका जो दर्शक है वो सब लोग सब समझ जाएंगे जो मैं मूल भावना के बात बोलने का कोशिश करूंगा। मैं पहले तो ये बता दूं कि इसमें आपको कोई भी चीज के माफी की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमारी भी गलती है। और मैं हिंदी के लोगों को, तमाम लोगों को कहता हूं कि आपकी थोड़ी एरोगेंस है कि आपने एक और भाषा सीखने की कोशिश नहीं की। तो पहले मैं भी आपके साथ मांगता हूं। और भाषा जिसमें आप बोल रहे हैं, आपके भावना और भाषा, उसमें बहुत वो नहीं है। भाषा कोई भी हो, हमारे और तमाम दर्शक जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि वो इस देश को समझते हैं। तो हर एक भाषा हमारे लिए उतनी ही कीमती है। आप इस भाषा में संवाद कर रहे हैं तो हम पहले इसका धन्यवाद देते हैं। और अब थैंक यू इससे दादा। पहले और शुरू करते हैं सुधाशील जी, एक कहानी हमको याद आ रही है कि ममता बनर्जी एक ऐसे उसकी तरह खड़ी हो गई हैं कि जिनको अब ये दिख रहा है कि उनका सर आसमान में है, लेकिन पैर कहाँ है उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इस समय चुनाव का क्या माहौल है, आपसे पूछता हूं। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है इस बार 2026 में वेस्ट बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज तो तैयार है कि टीएमसी वाले हार रहे हैं, बट उनको पता होने के बाद भी ये हार से कैसे वो जीत के तरफ आए, कोई रास्ता उसके सामने खुला नहीं है। क्योंकि ये 15 साल में उन्होंने जो जो वादा किए थे ना, एक भी निभा नहीं पाए। बंगाल का लोग को ये पता चल गया कि भाई अभी तक आपका जो राजनीति चल रहा था पूरा झूठ के आधार पे चल रहे थे। एक ही चीज इलेक्शन आने के टाइम ये लोग डराते थे कि यहाँ पर भाजपा वाले आएंगे तो सारी चीज जो है बिक जाएगा। अदानी अंबानी इन लोगों का बहुत अच्छे दोस्त है, सारे जो चीजें हैं आप आपसे ये ले लेंगे। बट जब यहाँ पर बीजीबीएस करते हैं, वो कुछ विश्व बांग्ला ग्लोबल समिट ऐसे करते हैं जहां पर इंडस्ट्री को उन्होंने बुलाने का कोशिश करते हैं, तो वहां पर तो इनविटेशन जाता है ये अदानी अंबानी को ही। वो लोग आते हैं, अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं लेकर आ पाते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर हमको वही अदानी अंबानी टीएमसी वालों से ही लेना है और वो नहीं लेकर आने पा रहा है, तो भाजपा को कोशिश करेंगे। ये लोग बोलते हैं बंगाल को किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश या गुजरात नहीं होने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वेस्ट बंगाल में कोई काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो लोगों को भर भर के वही गुजरात, वही उत्तर प्रदेश में जाना पड़ रहा है जहां पर भाजपा का गवर्नमेंट, भाजपा का रूलिंग चल रहा है। और वहां पर जाके वो लोग देख रहे हैं कि आराम से हम लोग 30,000, 35,000, 40,000 मंथली कमा सकते हैं। और मुसीबत की बात है कि वहां पर कमाने के बाद भी उन लोगों को 10-12 हजार रुपए घर के रेंट के लिए या खाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, अपने घर छोड़ के वहां पर रहना पड़ रहा है। तो भाजपा वाले यहाँ पर आएंगे तो वो काम का अपॉर्चुनिटी इधर मिलेगा हमको। तो इधर अगर हमको मिलता है तो वो 40,000, 30,000 जो भी मैं कमा लेता हूं, मैं तो मेरे घर में रह के मेरे घर का खाना खा के ये काम करेंगे, तो वो पूरा सेविंग मेरा रहेगा। ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी वालों आएंगे तो ये लखीर भंडार जो है, जो 1500, 1700, अभी 500 करके बढ़ाया महिलाओं के लिए, वो सारी चीज बंद होने वाला है। बट यहाँ पर इतना माइग्रेंट लेबर बाहर का स्टेट में काम करता है, वो बीजेपी रूलिंग है या नॉन बीजेपी रूलिंग है, डजेंट मैटर, सारे जगहों में ऐसे महिलाओं के लिए स्कीम चलता है। और वहां पर जो स्कीम है वो बेटर चलते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट देख के लोग ये देख लिया कि चलो, पहले कांग्रेस वाले थे, जब विधान राय के यहाँ पर राज चल रहा था, तब सेंट्रल में कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस, बंगाल का जो भी डेवलपमेंट हुआ वो विधान राय के अमल में हुआ था। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं। उसके बाद लेफ्ट वाले आए, सेंटर में कांग्रेस है, वहां पर दोनों का फाइट है, फायर फाइट है। अल्टीमेट सफरर कौन है? बंगालीज है। उसके बाद
यहाँ पर कांग्रेस आया तो टीएमसी वालों जब आए थे लोग सोचा था टीएमसी कांग्रेस का अलायंस होगा, सेंट्रल में कांग्रेस, यहाँ पर टीएमसी, अच्छे खासा कुछ होने वाला है। वो अलायंस 3 महीना चला नहीं, कांग्रेस के साथ उनका टासल चालू हो गया। चलो कांग्रेस गया, भाजपा आया। भाजपा के जब मोदी जी 14 में यहाँ पर रैली करने आए थे तो बोला था देखो आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, यहाँ पर आपका दीदी रहेगा, सेंटर में आपका मोदी रहेगा। तो लोग सोचा था कि चलो भाजपा और टीएमसी जो भी पॉलिटिकल फाइट है, लेकिन बंगाल के डेवलपमेंट के लिए ये लोग मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन वहां पर भी टसल चालू हो गया। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, बंगाली सफरर हो रहा है। तो अभी बंगाली लोग ये समझ में आ गया कि बंगाल पीछे होते 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 500 या 600 साल पुराना जगह में आ गया। अगर हमको आगे बढ़ना है तो डबल इंजन सरकार चाहिए, सेंट्रल में जो है उसको यहाँ पर स्टेट में भी लाना पड़ेगा, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन भाजपा है। तो ये जब अगर वोटर्स मना लेता है, जनता अपना मौन बना लेता है, तो आगे वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका झूठ कितना देर तक चलेगा, और उनको बचा सकते थे जो वो एसआईआर में खत्म हो गया। तो वो जो आपने बोला कि सर तो आसमान में है, पैर किधर है उनको सामने नहीं कुछ पता चल रहा है, यही हो गया सिचुएशन। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है कि आप, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि चुनाव यहाँ 4 फेज में रहता है, आपसे ही मैंने ये जाना है, और बहुत अच्छा दिलचस्प आपने बताया। तो ये फेज वाइज ये बीजेपी को क्या वो कर रही है और टीएमसी उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि मैं ममता दीदी को तब से देख रहा हूं कि कभी वहां हम लोग थे उस रैली में जिसमें वो जब जा रही थी, बाद में पता चला हम लोगों को, हम लोग छोड़ के आ रहे थे, उनको भी पता चला कि पैर में चोट लग गई। तो हम लोग पूछने भी गए भाई कहाँ लग गई, लेकिन अगले दिन हमने देखा साहब लग गई तो लग गई। अब वो माना, लोगों ने मान लिया। तो इस बार कुछ ऐसा ममता दीदी करने जा रही है, या इस समय चुनाव आपके हिसाब से ममता दीदी इमोशनल इशू पर है? आज भी उन्होंने बोला, कल भी उन्होंने बोला कि साहब ये इसको यूपी बिहार के लोग लाके उनसे वोट पड़वा देंगे। ऐसा कभी वोट होते हुए मैंने तो नहीं देखा दूसरे राज्यों का आगे कोई वोट डाल देगा, क्योंकि एजेंट तो हर पार्टी के होंगे। अब वो तो इस तरह के आरोप लगा रही, क्या वो वापस लाना चाहती है बंगाल का इशू कि साहब, ताकि वो बाकी सब चीजों से हटके बंगाली इशू हो जाए, और बाहर जितने लोग हैं, आप उसको अच्छे से समझते हैं, उसमें है भी और भद्र लोग, यहाँ सब लोगों की निगाह अगर बंगाल की मैं सीमा पार करता हूं, और किसी भी आदमी का पहला सवाल मुझसे होता है कि साहब भद्र लोग किस तरफ वोट करेगा। तो ये क्या टेंट्रम है, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा दर्शकों को, क्योंकि आपकी नजर से देखने में उनको भी नया लगेगा जी। देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं 2-3 स्टेप में डिवाइड करता हूँ तो आंसर देने में और दर्शकों को समझने में आसानी होगा। पहले जो आपने बोला कि फेज के बात है, फेज मतलब ये इलेक्शन जो टीएमसी वाले लड़ते हैं ना, उसको 4 तरीके से वो लोग लड़ते हैं। 4 टाइप है बेसिकली। तो ये 4 टाइप है चोरी का टाइप। पहली मैं फ्रैंकली बोल देता हूँ कैसे चोरी का टाइप है। देखिए, पहले लोग ये लोग जो काम करते हैं वो है बेसिकली वोटर लिस्ट में ऐसे कुछ नाम घुसा देना जिसका एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो जहां जहां पर उसका थोड़ा लो मार्जिन होता है, जहां जहां पर लोकसभा वोट में वो लोग थोड़ा पीछे आ जाता है ना, तो वो सारे जगह में वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्शन में आप वो बूथ को ट्रैक करो, देखो जहां पर वो 50 वोट से पीछे थे वहां पर 100 वोट से आगे हो गया। क्यों क्यों वहां पर अचानक से 150-200 वोटर बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टिंग वोटर थे। जो अभी ये एसआईआर में डिलीट हो रहा है, तो वहां पर पता चल रहा है कि कितना यहाँ पर ऐसे झूठे मक्कर वोटर यहाँ पर घुसा रहे थे। और जो पहले लिस्ट निकला जहां पर ऑलमोस्ट 65 लाख डिलीट हो गया, जो एएसडी लिस्ट हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली दैट इज नथिंग। कल मेरे प्यारे दोस्त अभिषेक तिवारी का एक प्रोग्राम था, वहां पर भी मैं बोल रहा था ये चीज, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं कल वो नाम नहीं डिस्क्लोज कर किया था, बट आज मैं कर सकता हूँ। मेरे दोस्त है बांग्ला से मानव गुह, जिसको अभी मेवारी से टिकट मिला है, तो उसके लिए मैं थोड़ा टेक्निकल काम कर रहा था। हर बूथ लेवल का मैं एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा था। तो एक बूथ है जहां पर मैक्सिमम मुस्लिम वोटर है, तो वहां पर टीएमसी को 350 वोट का लीड था। अभी जो ये एएसडी का वोट लिस्ट निकला तो देखा गया कि वहां पर 22 डिलीटेड है। तो ठीक है, मतलब 350 का लीड है, 22 डेथ हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब एडजुडिकेशन का लिस्ट आया तो वहां पर कितना है मालूम है? 210 वोटर्स। तो अब समझ लो कितना वहां पर है। ये लोग पूछता है ना बांग्लादेशी किधर है, ये लोग पूछता है ना रोहिंग्या किधर है, ये एडजुडिकेशन लिस्ट में है, एक्चुअल में ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी। तो ये वोट का पहले का प्रोसेस होता है जहां पर ये लोग ऐसे बहुत सारी चीजें करके रखते हैं कि इलेक्शन के पहले ही वो जीतने के नजदीक आ जाते हैं। उसके बाद उसका सेकंड स्टेप जो होता है वो है डे ऑफ इलेक्शन।
तो इलेक्शन का दिन हम लोग दूसरे राज्यों में क्या देखते हैं, लोग जाते हैं अपना वोट डालता है, कोई हाफ डे लेता है, कहां पर हाफ डे ऑफिस में छुट्टी जाता है, वोट डाल के आ जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो जो बोलता है ना खेला होवे, एक्चुअली दैट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ वोट रिगिंग। जहां पर उनका ओपोनेंट है उसको मालूम है वो वोट डालने नहीं जाने देंगे उन लोगों को, या कोई अगर वोट डाल भी दिया उसके ऊपर इतना ट्रेंडिंग आएगा कि उसका फैमिली का बाकी लोग नहीं निकल पाएगा। तो बहुत सारी चीज कर सकता है, एक उनका बंदा जो बूथ के अंदर खड़ा कर देगा, वो देखेगा कि कौन कहां पर वोट डाल रहा है, या ईवीएम के ऊपर वो सेलो टेप लगा देगा कि ओपोनेंट का कहीं पर भी आप नहीं लगा रख सकते हो, या वो जो टीएमसी का बटन है उसके ऊपर उस लोग इत्तर लगा देगा, तो बाहर आएगा तो उसका जो एजेंट है वो वहां पर सूख के पता करेगा आप टीएमसी को ही वोट डाला हो या दूसरे किसी को डाला हो। तो ये है उसका वोटिंग डे का पैटर्न। तो वहां पर आपको एजेंट दूसरे, अब देखोगे कि एजेंट बैठने नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीज उनको करना है। तो ये है सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है आफ्टर वोट अप टू काउंटिंग। ये जो टाइम होता है जहां पर ईवीएम सारे स्ट्रॉन्ग रूम में रहता है, तो ये पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को काम में लगाता है और ये सारे ईवीएम चेंज हो जाते हैं। तो ये ईवीएम जब चेंज हो जाता है वहां पर फेक डेटा आ जाता है, मतलब वोटर ने वोट कर दिया लेकिन जो वहां पर रिप्लेस हो रहा है वहां पर दूसरे कुछ ईवीएम आ जाता है, तो एक्चुअल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये जो इलेक्शन कमीशन इतने सारे चेंजेस कर रहा है, ओसी लेवल में चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट है ये लोग ही टीएमसी वालों के लिए काम करते थे। और जो नंबर 4 है, सबसे क्रूशियल पॉइंट है, जब इलेक्शन का काउंटिंग चालू होता है 2021, जहां पर टीएमसी को इतना भारी जीत मिली थी, भाजपा को इतना बड़ी हार हुई थी, उस टाइम आप देखो सुबह 8 बजे काउंटिंग चालू हुआ, 10 बजे तक 50-50 जा रहा है दोनों पार्टी, इसका 70 उसका 70, इसका 80 उसका 85, उसका 90 इसका 88, ऐसे ऐसे जा रहा था। जब भी 10 बज गए, अचानक से सारे टीवी में, मतलब इलेक्शन कमीशन का कोई अपडेट नहीं है लेकिन सारे टीवी चैनल में अपडेट आने चालू हो गया कि भाजपा बहुत पीछे चल रहा है, टीएमसी अचानक बहुत आगे चल गया, उसका 180 190 जा रहा है और भाजपा 70 के अंदर है। ये जो माहौल बन जाता है, तब काम चालू करता है इन लोगों का जो काउंटिंग एजेंट है, वो लोग सीधे बोल देता है भाई तू लोग तो हार रहा है, अब हारने के बाद क्या होगा तुमको तो मालूम है, तो अभी के अभी अब काउंटिंग हॉल छोड़ के चले जाओ। नहीं जाओगे तो काउंटिंग के बाद, रिजल्ट आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, पुलिस हमारा, तो खेला होबे। तो ओपोजिशन क्या करता है, डर के मारे काउंटिंग हॉल छोड़ देता है, उसके बाद कुछ काउंटिंग ही नहीं होता है, जो इन लोगों को मन में आता है वो लोग डेटा डाल देते हैं। अब पूछोगे कि कैसे डालेंगे, वहां पर तो इलेक्शन कमीशन का लोग है। ये इलेक्शन कमीशन का लोग कुछ नहीं होता है, इनका जो वो स्ट्रेटेजीज है ना, जिसको ममता बनर्जी खुद बोलती है पैक पैक, उनका लोग इसका इलेक्शन कमीशन का लोग बन के वहां पर जाते हैं और वो लोग वो डेटा मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ये जो 4 स्टेज है, इसमें पूरा वोट चोरी होता है बंगाल में। अब भाजपा ने पहले राउंड तो अच्छे खेला, एसआईआर बहुत अच्छे हुआ, मतलब बहुत अच्छे मैं नहीं बोलूंगा, जो 100% एक्सपेक्टेशन था उसका 70% हुआ है, बट एक मैसिव डेटा वहां से डिलीट हुआ है। दैट इज अ गुड पॉइंट, बट अभी 3 फेज बचा है। एक तो डे ऑफ पोलिंग, सेकेंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम, और उसके बाद थर्ड फेज जो है मेन डे काउंटिंग का। ये अगर रुक पाएगा, ये अगर न्यूट्रल रख पाएगा इलेक्शन कमीशन भाजपा, तो इस बार तो ममता दीदी का जाना एकदम तैयार है। अगर नहीं होता है, एक भी स्टेप यहाँ पर चुक जाता है, तो सारी चीज खत्म हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब आप पूछ रहे थे कि इन लोगों को वोट का क्या है, कैसे देखेगा। देखिए, इनको वोट कौन डालेगा, आपको कोई इलेक्शन जीतना है तो आपको 2 चीज करना पड़ता है। एक तो आपका वोट बैंक जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा चीज है एटलीस्ट बढ़ा नहीं पाएंगे तो जो वोट बैंक है उसको स्टेबिलाईज कर पाएंगे। अभी आप लास्ट 2 मेजर इलेक्शन देख लीजिए, 2021 और 2024। मैं क्यों ये 2 इलेक्शन ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में कोई इलेक्शन नहीं होता है, ये पूरा लूटमारी चलता है यहाँ पर। तो ये जो 2 इलेक्शन था जहां पर सेंट्रल फोर्स रहता है, इलेक्शन कमीशन का नजर रहता है, तो थोड़ा बहुत तो डेटा आता है जो ऑपोजिशन के लिए रहता है। तो आप अगर देखोगे 2021 में 48% वोट था टीएमसी के लिए, और 2024 जहां पर उनका सीट बहुत बढ़ गया, भाजपा का सीट घट गया, तो वहां पर उनका वोट आ गया 46%, 2% घटा जो कांग्रेस की तरफ स्विच कर गया। तो ये 46% वोट को अगर आप स्प्लिट करोगे तो इनका वोट क्या है, 28% है मुस्लिम वोट, 12% है वुमेन वोट, जो वो लकीर भंडार करते हैं उसका बेनिफिशियरी का वोट आता है। थर्ड जो इनका वोट है दैट इज कुछ डिविडेंड वोट बैंक, मतलब किसी को जॉब लगा दिया, किसी को कुछ उल्टा सीधा मिल गया, तो वो बेनिफिशियरी वोट 3% उनको मिलता है, और 3% है इसका वो एसआईआर वाला वोट,
जो वो पहले एएसडी का नाम में था, जो सीधे सीधे छप्पा होता था। तो आप तो देख लो, ये पहले 3% वोट उनके वोट बैंक से गया, करेक्ट, तो 43% में आ गया। मुस्लिम वोट जो है दैट इज 100% सैचुरेटेड। कुछ वोट है जो कांग्रेस में गया है या लेफ्ट में गया है, वो वापस नहीं आने वाला है, वहां से और 2% वोट अभी मुस्लिम वोट स्विंग करेंगे ऑपोजिशन में, क्योंकि आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी उसने अच्छे खासा कुछ कुछ पॉकेट बना लिया नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में। अब हुमायूं कबीर उनका जो एमएलए थे, उसने अलग से पार्टी कर लिया, आईएमएम के साथ उसका टाई अप हो गया, तो वहां पर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में कुछ 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 वोट वहां पर स्विंग होगा। तो मुस्लिम वोट 2% और जाने वाला है। मुस्लिम वोट उसको लाने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सैचुरेशन है। वुमेन वोट जो पहले 2021 में वो लखीर भंडार किया था, तो तब 7-8% उसको वुमेन वोट मिला था। अब जब 2024 में आया तो वो 500 रुपए बढ़ा दिया इलेक्शन के पहले, तो इन लोगों को जो वुमेन वोट का हाईएस्ट सैचुरेशन पॉइंट था वो रीच कर गया। अभी जो मैंने पहले ही बोल रहा था कि वुमेन वोट को देख रहा है कि बाहर के राज्यों में भी जो हो रहा है ना, वहां से भाजपा वालों ज्यादा दे रहा है। और ये जो 1,500-1,700 रुपए दे रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो टीएमसी वालों है, भाजपा वालों है, लेफ्ट आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई ये नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि कोई अगर बंद करेगा तो उसका गवर्नमेंट गिर जाएगा। वुमेन वोट इज अ फैक्टर। तो चलो, अगर भाजपा को मैं देता हूं तो कुछ अच्छा खासा मिल सकता है, नहीं भी है तो ये तो मुझे मिलने ही वाला है। तो वुमेन वोट भी बढ़ने का जगह नहीं है, वहां पर भी 2% का स्विंग दिखा रहा है, क्योंकि ये जो कॉस्बा लॉ कॉलेज का इंसिडेंट हुआ या आरजी कौर कांड हो गया, वुमेन सेफ्टी का एक बड़ा क्वेश्चन है, तो कोई वुमेन से उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां पर वोट स्विंग होगा। जो डिविडेंड वोट बैंक है 3%, वहां पर भी बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है, कमेगा 1%। क्यों? क्योंकि ये लोग देख रहा है कि भाई ये लोग अगर जीत जाते हैं तो हमारे हालत हरगोविंद दास चंदन दास जो मुर्शिदाबाद में हुआ था, जो लेफ्ट का लोग था, उसको एकदम काट दिया गया, तो वही सिचुएशन हमसे भी होने वाला है। तो चलो, कम से कम भाजपा आएगा तो ये सारी चीज नहीं होगा। और जो एडुकेटेड क्लास है, जो सिटी का वोट है, वो 2024 में इंडिकेशन था सारे म्यूनिसिपैलिटी में टीएमसी का वोट घटा। जो अभी रूरल वोट है, जो एडुकेटेड वोट है, वो भी अभी इसके ऊपर गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात है, जो एकदम लोअर क्लास है, एडुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग क्या देख रहे हैं, 100 डेज का काम मेरे लिए स्टॉप हो गया, मुझे आवास योजना का कोई घर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो फार्मर्स है, आलू के प्राइस है पर 1 रुपए किलो, तो वो लोग बहुत गुस्से में हैं। इनको वोट देके क्या फायदा मिलेगा? तो वोट बढ़ाने का कोई जगह नहीं है, सारे जगह में वोट कम हो रहा है। 5% तो ऐसे ही वोट उनका एसआईआर में निकल गया, बाकी 5% स्विंग हो रहा है, इधर तो कांग्रेस या तो बीजेपी ऐसे हो रहा है। तो 46% से 36% में आ गया, तो यहाँ पर ही तो तैयार हो गया कि इनका डिफीट अभी निश्चित हो गया। जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया, दर्शकों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो इस तरह से एक एक चीज जो आपने डिटेल्ड मैंने जो कहा था, तो लोगों को मालूम है कि वो बिल्कुल सही मैंने कहा था कि कैसे नजर रखी जाती है। लेकिन एक बात जो लोगों के जहन में, देखिए भारत के बाहर, मतलब जो बंगाल के बाहर का हिस्सा है, आपने देखा होगा कि वो तमाम लोग, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी सत्ता में ना रहे। ये बात मैंने बहुत कम पॉलिटिशियंस के बारे में देखी होगी, क्योंकि मैं पूरा देश घूमता रहता हूं, और उनका कोई ममता बनर्जी से भाई कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उनको ममता बनर्जी से कुछ लेना नहीं देना नहीं है, उनको इनकी किसी योजना का बात। वो लोगों को सिर्फ एक ही डर रहता है कि यार घुसपैठियों को नहीं रोका जा रहा, या जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उसको, कि जैसे मैं भी पिछली बार मैंने खबर की थी कि कैसे हम वहां मुस्लिम वाला मोहल्ला था, वहां खड़े रहे थे कैमरा लगा के, कि ना कोई हेलमेट लगा रहा था, ना 3 थे 5 थे, वो जहां कोलकाता के अंदर वो जो हिस्सा था, और बाद में दूसरी जगह हम देख रहे थे कि वहां तुरंत पकड़ रहा था वो जरा से उस पे। तो पिछली बार हम लोगों ने वो खबरें की थी चैनल में। तो ये जो डर है, ये जो लोगों के अंदर गुस्सा है, वो आपको क्या लगता है बंगाल में भी ऐसा ही गुस्सा है कि लोग इसलिए नाराज हैं कि ये घुसपैठियों की समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा? जो संदेश खाली जैसी जगह है कि जो हिंदू महिलाएं हैं और उनके साथ अगर इस तरह से कोई कर रहा है, तो उसको सरकार का जो एक वो मिलने की बजाय उस पर सरकार का गुस्सा टूटे, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। फिरहाद हकीम जैसे लोग आपके यहाँ कहते हैं कि भाई हमारा धर्म तो अच्छा है, ये तो हम तो बुलाएंगे, इस तरह का ओपन थ्रेट जो है। तो आपको लगता है इन सब बातों का बंगाल में कोई असर है, और लोगों का जो बाहर का भयंकर गुस्सा असर है? है सर, भयंकर जी। असर है। क्योंकि देखिए, पहले चीज, एक तो चीज है कि यहाँ पर बांग्लादेश के साथ इतना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है, और बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीना इंसिडेंट एक
कट्टरपंथी देश हो गया, अभी कट्टरपंथी इस्लामिक देश हो गया, और आईसिस भी वहां पर आ रहा है। अब देखिए, हमारा जो वेस्ट साइड है, कश्मीर तो पूरा सील हो गया, वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान वालों। गुजरात, राजस्थान, ये भी सील हो गया। अभी पश्चिम के सारे जो स्टेट है, महाराष्ट्र लीजिए, इवन केरला जो नॉन बीजेपी स्टेट है, बट वहां से घुस नहीं सकता है ये लोग इतना। अभी पूर्व प्रांत में आ जाइए तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सील हो गया, ये उड़ीसा उड़ीसा आ जाने के बाद, आंध्र प्रदेश आ जाने के बाद। एकमात्र जगह है जो कलकत्ता, जो वेस्ट बंगाल, जहां से ये लोग एंटर कर सकते हैं। अभी ममता दीदी, इतने दिन हो गया, अभी लोगों के सामने ये सारे चीज आ रहा है, क्योंकि ये लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा है, नेशनल टीवी में आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सारे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी हर चीज कोर्ट में हो रहा है, तो कोर्ट का जो अपडेट होता है, हम लोग जो सोशल मीडिया में काम करते हैं वो सामने लेके आ जाते हैं। तो मजा ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर जो एरिया है, जहां पर कुछ भी ऐसे हम लोग फेंसिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लैंड नहीं दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री उसको पैसा भी भेज दिया कि हमको इसको एक्वायर करना है, नहीं बनाने दे रहा है। अभी इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण घुसपैठिया वहां से आ रहा है, और दे आर टेररिस्ट, आई माइंड इट। और इन लोगों के पास एक नहीं, दो दो तीन तीन विधानसभा का वोटर कार्ड बन रहा है, और ये लेके ये पूरे देश में जा रहा है। अब कोई असम का एसटीएफ आता है, साद रेड्डी बोल के एक बंदे को वो लोग अरेस्ट करके लेके जाता है केरला से, जिसका इस पश्चिम बंगाल का दो दो विधानसभा में उनका वोटर कार्ड है। कश्मीर पुलिस आता है, वो लोग, मैं जहां पर अभी रहता हूँ साउथ 24 परगना, वहां से एक टेररिस्ट को पकड़ के लेके जाता है। तो लोग बोलता है कि देखो, आप लोग बोलते हैं बीएसएफ का गलती है, क्योंकि ये घुसपैठिया तो बीएसएफ को रुकना चाहिए था, वो लोग नहीं रुक पा रहा है। लेकिन वो लोग एंट्री करने के बाद कहाँ आ रहा है? आ रहा है वेस्ट बंगाल में। तो वहां का पुलिस क्या कर रहा है? दूसरी बात है, चलो पुलिस को भी इतना इंटेलिजेंस नहीं है, उन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल, जो शायद इंडियन होने के बाद मेरे या आपके पास नहीं है। ये घुसपैठियों के पास वो सारी चीज है जो लेके वो पूरा भारत में घुस रहे हैं। तो ये जो आपका सेक्टर बन रहा है, कोई बना के दे रहा है, चलो आप इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? ये लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? उसके बाद आपका मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी, जब वकफ रूल होता है तो बोलता है कोलकाता में आके, मैं पहले जिला में जा रहा हूं, वहां पर जाके सबको हलवा टाइट करके आता हूं, उसके बाद कोलकाता को टाइट कर देंगे। और उसके बाद ही ये मोथाबारी, मुर्शिदाबाद का, शमशेरगंज का इंसिडेंट होता है, जहां पर 10 दुकान है, जिसमें 4 इस साइड मुस्लिम का दुकान है, 4 उस साइड मुस्लिम का दुकान है, बीच में 2 हिंदुओं का दुकान है। वो 4 8 दुकान में एक खर्च नहीं आता है, ये बीच का 2 दुकान है वो जल जाता है। क्यों? पहले ये इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे सिचुएशन हुआ, हिंदू महिला हो घर छोड़ के जा रहा है, उसको बचना है, नहीं तो उनका इज्जत चले जाएंगे, उसका जान चले जाएंगे। अभी ऐसे जब सिचुएशन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा कि भाई जो भी हो जाए, आप कौन पार्टी कर रहे हो, आपका धर्म क्या है, भूल जाओ, अभी सब शांत हो जाओ। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन चुप बैठा होता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिसको ऊपर वालों को प्रेशर में काम करना पड़ता है। वो लोग गुस्से में है, वो लोग फोन करके बोल देता है कि सर हम जा ही नहीं पाता, हमारा हाथ पैर बंधा है। तो लोग, ये सारी चीज पता चल रहा है। अब सपोज मैं पुलिस हूं, मेरे घर में बीवी है, मेरे बीवी पूछ रही है घर आने के बाद, भाई वो उस महिला को आप क्यों नहीं बचाया? तो मैं अगर बोलता हूं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ पैर बंधा है, तो लोगों को तो पता चल रहा है कि क्या सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद आप देखो, यहाँ पर आरजीकर इंसिडेंट हुआ, चलो टीएमसी वालों इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो किया है घिनौना काम किया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का क्या काम रहेगा? जो किया है उसको पकड़ो, ऐसे उसको मतलब दे दो पनिशमेंट कि कोई दूसरे दिन सोचे भी नहीं कि ऐसे मैं कर पाऊं। लेकिन गवर्नमेंट क्या, जो असली लोग हैं उन लोगों को बचाने का कोशिश किया है। सीएम खुद डिमांड कर रहे हैं कि मैं पूरे रात सीपी के साथ फोन में थे और ये सारी चीज हमने देखा है, बट उसके बाद भी क्यों डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हुआ? जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के नाम 14 अगस्त नाइट को 7,000 लोग आ गया, जिसको ट्रक को भर भर के लेके आया, और वो आरजीकर का जहां पर कांड हुआ था वो सारे डिस्ट्रॉय करके निकल गया। जिस बाथरूम में वो इंसिडेंट हुआ था, ऑल ऑफ ए सडन कोई पीडब्ल्यूडी का ऑर्डर नहीं है, वहां पर सारे तोड़फोड़ करके उसको डेमोलिश करके उस पर रिनोवेशन में काम चालू हो गया। तो गवर्नमेंट का मोटिव तो सबको मालूम पड़ रहा है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर लोग चुप है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये समझ में आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो इसका एक ही हाल है कि ईवीएम के सामने मुझे 7 सेकंड्स का स्लॉट मिलेगा, वहां पर जाकर हमको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होने वाला है।
तो ये जो तीसरा सवाल कि आखिर भद्रलोक कैसे सोचता है? देखिए, भद्रलोक मतलब जो एडुकेटेड सेक्टर है वही बोला कि आप सिटी के तरफ देखो, हर म्यूनिसिपल जगह। कोलकाता पकड़ लीजिए, जहां पर 2021 में 11 नील रिजल्ट था टीएमसी के फेवर में। अभी वो जो 11 सीट है, मतलब हमारे यहाँ पर जो 42 लोकसभा सीट है ना, हर लोकसभा के अंदर 7 असेंबली सीट्स होते हैं। तो कोलकाता का 2 पार्ट होता है, कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ। कोलकाता जी। साउथ का 3 सीट होता है जो साउथ 24 परगना के अंदर होता है, और 4 सीट होता है कोलकाता के अंदर। तो मैं साउथ 24 परगना वाला सीट छोड़ देता हूँ, और ये जो बाकी 7 सीट है कोलकाता नॉर्थ के अंदर आता है। तो यहाँ पर 11 नील था। अभी का जो हालत है वहां पर 5-6 या 6-5 ऐसे सिचुएशन हो गया। तो जहां पर आप 100% मैंडेट दे रहे हो किसी पार्टी के तरफ, और 5 साल के अंदर आप पूरा चेंज हो रहे हो। और नॉट ओनली दिस, मतलब जब लेट वाले थे तभी ये कोलकाता था टीएमसी के फेवर में, बट अभी जो हो रहा है पूरा लोग गुस्से में है। क्योंकि लोगों को ये मालूम चल गया कि चलो, मैं अगर यहाँ पर मेरे कुछ होता भी नहीं, बट मेरे बच्चों का जॉब कहाँ पर लगेगा? इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो गया। क्योंकि आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पार्थो चैटर्जी जो सेकंड इन कमांड था टीएमसी में, जो सीएम के एकदम बाजू वाला सीट में बैठता था, उनके एक गर्लफ्रेंड मिली जिनके घर से 50 करोड़ का ईडी को बरामद हुआ। क्या? अब बोलो, आप सीएम हो, आप पुलिस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, आप हेल्थ मिनिस्टर हो, सब कुछ आप हो। मतलब यहाँ पर एक बात चलता है कि ममता दीदी इज द पोस्ट, बाकी सारे यहाँ पर लैम्प पोस्ट, मतलब वो जो रास्ते में रोड लाइट होता है ना, वही वाला है यहाँ पर। तो आपके बाजू वाले चेयर में बैठ के अगर कोई चोरी कर रहा है, और चोरी मतलब इतना बड़ा चोरी, पूरा सिस्टम को हिला के रखा चोरी, तो इसको अगर आपको पता नहीं है तो आपका कैपेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन आप रन ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप जानने के बाद भी इतना सारे करने दिया तो आपको सबसे बड़ा करप्ट लोग हो। तो क्यों आपको ट्रस्ट करूं? कौन सा एंगल में आपको ट्रस्ट करूं? या तो आपका फेलियर आप मान लो, आप रिजाइन करो, और नहीं तो आप भी करप्ट हो, इसलिए आपके बाजू वाले जो चेयर में है वो कर सकते हैं। अभी ज्योतिप्रिय मौलिक, जो ये रेशन स्कैम हुआ है, पीएचडी स्कैम जो हुआ है, तो उनको जेल में जाना पड़ा। वहां पर जाके बोला मैं भयंकर मेरा तबीयत खराब है, और ये सब करके उनको बेल मिल गया। अभी उनको टिकट दिया है बागदाद से फिर से। तो मतलब ये ज्योतिप्रिय मौलिक फिर से जीतेगा, फिर से वही चोरी करेगा। जो जो चोरी कर रहा था मानिक भट्टाचार्य, वो प्राइमरी का जो स्कैम हुआ है उसमें पूरा चोरी उसने किया है, और उसको इसने प्राइज दिया। लास्ट टाइम नदिया का पलासी परासी इसको टिकट दे दिया, वो एमएलए बन गया, और ज्यादा चोरी कर लिया। तो ये जो स्कैम वालों है, या तो इसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और नहीं तो जो स्कैम वालों है उसको आप पार्टी में घुसा के उसको अच्छे प्राइस दे रहे हो। तो कोई भी एडुकेटेड पर्सन ऐसे सिस्टम को कैसे मान लेंगे? और अगर कोई अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज में भेजते हैं, वो श्योर नहीं है कि वो जिंदा वापस आएंगे। बच्चे मतलब मैं बच्चे बच्ची सबके बात कर रहा हूँ। या तो ये बॉम्ब मारने जाएंगे, और नहीं तो इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, जो मैं बोल भी नहीं सकता ओपनली। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जी एज ए जी। गार्ड, आई एम वरीड। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, लास्ट 5 इयर्स में कम से कम 8,000 स्कूल बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पर जीरो एनरोलमेंट है। क्यों जीरो एनरोलमेंट है? क्योंकि उस इलाका में एक्चुअल में बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो गया जिसका फीस बहुत हाई है। तो वहां पर उसको एडमिशन कर दो, सो वहां से जो मिलेगा उनको, वहां से अच्छे खासा डोनेशन पार्टी में आ जाएगा। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। यहाँ पर कोई अगर एग्जाम में जाते हैं, जो बोर्ड का एग्जाम होता है 10th का या 12th का, जो इन्विजिलेटर होता है उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप बोर्ड में आंसर लिख दो। स्टूडेंट वो देख के लिखेगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। लेकिन अगर ऑल इंडिया एग्जाम आप देखोगे तो वहां पर ये लोग बहुत पीछे चल रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया, हेल्थ सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया, आपका कोई रोड सिस्टम नहीं है, आपका कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आप कोई फ्यूचर नहीं दिखा पा रहे हो जहां पर इंडस्ट्री होगा। गवर्नमेंट जॉब जो है वो तो है ही नहीं, जहां पर भी है करप्शन है, लोगों का जॉब जा रहा है, सैलरी वापस देने पड़ रहा है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत। तो ये अगर कोई स्टेट का सिचुएशन है, कोई भी मतलब जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी ग्रे मैटर हो, कैसे सपोर्ट कर सकता है? मैं ये कहूंगा कि हमारे तो बहुत लंबा
संवाद हो सकता है, क्योंकि आपके पास सुनने के बाद दर्शकों को भी लग रहा, लेकिन आखिरकार हमको रखना पड़ेगा, फिर आगे आपको हमें अपनी अर्जी आपके पास लगानी पड़ेगी। लेकिन आज एक आखिरी जरूर, क्योंकि भवानीपुर, क्या ममता ट्रैप में आई है या ममता का ईगो उनको वहां खींच के लाया, और वो उसके साथ जो आप बांग्ला में अपनी वो कहावत के साथ अगर बताएंगे तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली। देखिए ये ट्रैप मतलब इट्स अ डेथ ट्रैप आई विल से। ये आज जो मैंने एक यहाँ पर किया है तो वहां पर मैंने बोला फादे फादे पोड़िया बोगा कांदे रे। मतलब जब जो कोई बहुत सातिर समझता है अपने आप को ना, उसके बाद जब ट्रैप में आ जाता है तो उसको रोना धोना के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर भाजपा वालों ने इस बार बहुत अच्छी चीज किया, वो है उनका जो बेस्ट ट्रैप टिप है, शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर में ला दिया। क्यों? क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से लड़ते हैं, वहां पर ममता बनर्जी गए थे 2021 में लड़ने के लिए, क्योंकि उनका जो आईपैक वालों है उसने रिपोर्ट कर दिया कि भाई चलो वहां पर 40% मुस्लिम वोट है, आप जीत जाओगे। लेकिन ये नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी ऐसे ऐसे नहीं जीता। शुभेंदु अधिकारी जो पॉलिटिक्स करता है ना, वो यहाँ से करता है, दिल से करता है। शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, जब नंदीग्राम का इंसिडेंट हुआ था, मतलब नंदीग्राम क्यों इतना फेमस है, लेप वालों ने कोशिश किया था वहां पर जो जगह है फार्मर का वो सारे ले लेंगे और वहां पर जबरदस्ती इंडस्ट्री बनाएंगे, तो वहां का लोग प्रोटेस्ट किया था। तो लेप वालों ने अपने कैडर जो हवाई चप्पल में रहता है उसके हाथ में बंदूक दे दिया, जो पुलिस के ड्रेस में था, और जाके गोली मार दिया, बहुत सारे लोग वहां पर मर गया। ये था मेन कंट्रोवर्सी। तो जो प्रोटेस्टर था उन लोगों के पास तब रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि वापस गांव में जाएंगे तो उन लोगों को मार देंगे, एंड उसके पास खाने का कोई चीज नहीं है, ट्रीटमेंट करने का पैसा नहीं है। तो तब ये शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया था, वो अपोजिशन में है, पैसा नहीं है, उनके पास 3 पेट्रोल पंप था, वो सेल कर दिया। तो उनके जो पिताजी है शिशिर अधिकारी, जो बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिविद है यहाँ पर, वो बोलते थे मेरा बेटा पागल हो गया, राजनीति के लिए कोई इतना कुछ करता है क्या, बट ही इज अ इमोशनल पर्सन। और ये इमोशन ही नंदीग्राम में उनको जिताया। जो लोग कुछ नहीं सोच के अपने सब कुछ दांव में लगा देता है बस लोगों के पास रहने के लिए, उसको कौन हरा सकता है। तो वहां पर भी ममता बनर्जी ने बहुत सारे कोशिश किए थे, लेकिन हार गए फाइनली। अभी फिर शुभेंदु अधिकारी के ट्रैप में आने के लिए उसने क्या किया कि पहले बोला ममता बनर्जी वापस लड़ने जा रही है, फिर वो बात नहीं चला तो बोला अभिषेक बनर्जी जाएंगे। उसके बाद उनके पार्टी के जो भी नेता या नेत्रियों को बोलता है कि भाई नंदीग्राम जाके लड़ो, सब लोग डरे हुए हैं, बोलते हैं वहां पर जाएंगे तो हमारा करियर ही खत्म हो जाएंगे। तो कोई नंदीग्राम जाने के लिए तैयार नहीं है। बाद में क्या किया, भाजपा से एक बंदे को सुबह 11 बजे उसने ज्वाइन कराया और 3 बजे उनको टिकट दे दिया। तो नंदीग्राम अभी तो शुभेंदु अधिकारी के लिए केक वॉक हो गया। मैं खुद गया हूँ नंदीग्राम, वहां पर अभी मार्जिन बहुत बढ़ने वाला है। तो इस सिचुएशन में भाजपा ने जो बहुत अच्छी ट्रिक किया कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को ले आ गया। अब इसके कारण क्या हुआ, पहले तो वो एएसडी वोटर ही कमाल करते थे वहां पर, जो वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग है उसके बाहर जाके ये गुंडे वाले बोल देते थे भाई वोट डालने मत जाओ, अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको बमबारी हो जाएगा। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, जो एक्चुअली भाजपा की प्रपोजल था कि ये अगर बड़े अपार्टमेंट है 300 से ज्यादा वोटर है तो उसके कैंपस के अंदर ही पोलिंग बूथ हो जाएगा, जो ये रोकने का बहुत कोशिश किया था बट वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी सिचुएशन ये हो गया कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार तैयार है। अगर बहुत खराब मार्जिन आएगा भी तो वो 5, 10, 15 हजार 20 हजार हो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है वो बोल रहा है कि एक वोट भी होगा तो मैं वहां से जीतने वाली हूं। आप सोच लीजिए, मोदी जी अगर बोलता है कि बनारसी से मैं एक वोट से भी जीतता हूं, मतलब वो इलेक्शन होने के पहले ही इलेक्शन हार चुका है, राइट। तो सेम चीज गोज हियर। अभी देखिए ममता बनर्जी क्या है, भवानीपुर और ममता बनर्जी इक्विवेलेंट है, तो वहां पर उसको तो कभी जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। बट इस बार इलेक्शन का जब डिक्लेरेशन हो गया, 10 डेज तक ममता बनर्जी वहां से निकल नहीं पाई। वो बस जो एकदम ग्रास रूट लेवल का वर्कर है उसके साथ मीटिंग मीटिंग कर रहा है, सारे लीडर को लगा रहा है, जो उनका वहां पर काउंसिलर है उसको बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, चलो क्या क्या है, ये सारी चीज कर रहा है। तो मतलब भवानीपुर उसके लिए एकदम कंफर्ट जोन नहीं है। बट अगर वो इलेक्शन के पहले ही बोलते थे कि मैं दूसरे जगह चले जाऊं जहां पर माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम वोट बहुत सारे है, 70-80% है वो, उसके बाद ही है कोलकाता पोर्ट या मेटिया बुरुज, वहां पर वो जा सकते थे। लेकिन आप एक चीज देखो, यहाँ पर नंदीग्राम ने शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी आ गया और बोल रहे हैं कि मैं वहां पर भी हरा दूंगा।
तो उस डर के कारण अगर ममता बनर्जी दूसरे असेंबली में चले जाते हैं, शायद वहां से जीत जाएंगे क्योंकि मुस्लिम वोट है, लेकिन उनका पूरा टीम हार जाएंगे कि चलो मेरे लीडर ही हार मान लिया, शुभेंदु का आगे वो कुछ नहीं है, तो उनको भवानीपुर में लड़ना ही है। अब भवानीपुर में लड़ेंगे तो शुभेंदु अधिकारी वहां पर भी उसको रख देंगे, वो वहां पर पूरा एकदम चक्रव्यूह हो गया, वो निकल भी नहीं पा रहा है। आज सुबह ही फिराद हाकिम जो अभी सेकंड इन कमांड मिनिस्ट्री में है, वो भवानीपुर में प्रचार के लिए गया, जो चेतला एरिया है 82 वार्ड, जहां पर खुद फिराद हाकिम रहते हैं, वहां पर लोग जाके उनके सामने प्रोटेस्ट कर दिया। तब समझ लो कि भवानीपुर में क्या सिचुएशन हो रहा है। बट ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो दूसरे जाता है तो वो इलेक्शन के पहले ही इलेक्शन हार जाती है, और भवानीपुर में लड़ेंगे तो वहां पर भी वो हारने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग सुधाशील जी इतना बढ़िया मतलब इतने अच्छे तरीके से, मैं तो खुद वहां इतना घूम के आया हूं, लेकिन इस तरह से शायद दर्शकों को नहीं समझा पाया जिस तरह आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों की ओर से ही कहूंगा, पहले से ही कह रहा हूं कि जब भी आपके पास समय हो तो हम जरूर दर्शकों को लाएंगे। और हिंदी के लोगों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि बंगाल की मेधा हम लोग अक्सर मानते रहे, लेकिन उनके साथ संवाद नहीं होता है। तो सुधाशील भी उन्हीं में से है, जिन लोगों को अगर थोड़ी भी बांग्ला समझ में आती है और वो ग्राउंड को समझना चाहते हैं, तो जो प्रिय बंधु मीडिया है वो वहां जाएं और देखें कि कितने बेहतर तरीके से वहां सुधाशील समझाते हैं। तो आज आप जुड़े सुधाशील, बहुत 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 अच्छा लगा। फिर आपसे चर्चा होगी, उसके लिए है आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।